नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम दीवान हॉस्पिटल चैनल। आज की इस बातचीत में मैं आपको वो प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो कि मेरे श्रोताओं तथा मरीजों ने मेरे से पूछे हैं। और इसमें है ये प्रश्न जो है पित्ते की पथरी, पित्ते की थैली तथा इसके ऑपरेशन से रिलेशन रखते हैं। पहला प्रश्न बहन जी ने मेरे से पूछा है कि पित्त की थैली के ऑपरेशन की आवश्यकता कब होती है। अब ये इन्होंने पूछा है कि थैली के ऑपरेशन की आवश्यकता कब होती है, पथरी के बारे में नहीं पूछा। तो अब थैली का ऑपरेशन बिना पथरी के भी कई बार करना पड़ता है। उसको कहते हैं कि बिना पथरी की सोज, जो कि कई बार टाइफाइड में हो जाती है या किसी और बीमारी में भी हो सकती है कि वो पित्ता जो है बिना ही पथरी के सूज जाता है और बहुत ज्यादा सूज जाता है या इवन गल सकता है, तो उसमें उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब पित्त की थैली की दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि जरूरी नहीं कि पित्ता जो है उसके अंदर पथरी ही हो, पर उसका जो दीवार है, जैसे थैली है गोल, तो उसकी दीवार में कोलेस्ट्रॉल या और चीज, कैल्शियम भी साथ में चीजें जम जाती हैं और वो मोटा हो जाता है बहुत। तो इससे भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। फिर पित्त की थैली का ऑपरेशन अगर उसमें कोई रसोली हो जाए जो कैंसर की ना भी हो तब भी ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसके कैंसर की, जैसे पॉलिप्स बोलते हैं उसको, एक तरह का जैसे उसके अंदर चीज सी लटकती है, जैसे घंटा लटकता हो, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। और उसके अलावा कोई भगवान ना करे कैंसर वगैरह हो जाए तब उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। ये तो हो गए जो दूसरे कारण से हटके पित्त की थैली का ऑपरेशन में। और भी कई हो सकते हैं ऐसी चीजें जिसमें पित्त की थैली आप निकालने पड़े, परंतु वो ज्यादा आम लोगों को नहीं जानने की आवश्यकता। हाँ, पथरी में इसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर पथरी हो तब भी इसका ऑपरेशन होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। तो ये जो मेन है उनकी आवश्यकताएं ये होती हैं। अब दूसरे बहन जी ने ऑपरेशन पूछा है, प्रश्न पूछा है कि पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद के दिशा निर्देश क्या हैं। अब ये एकदम प्रश्न जो है ऑपरेशन के बाद का आ गया, पर मैं ऐसे जैसे जैसे प्रश्न आते जा रहे हैं मैं ले रहा हूं। तो पित्त की थैली का जब हम ऑपरेशन कर देते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें क्या होता है, जो पित्त हमारा बनता है जिगर से, और जिगर से बन के जब हम खाना खाते हैं तो वो चला जाता है आंतड़ियों में। जब हम खाना नहीं खाते तो पित्त या पित्ताशय में वो जमा होता रहता है और गाढ़ा होता रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तो सुगड़ के इकट्ठा चला जाता है। तो परंतु ये सिस्टम ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। अगर पथरियां हो उसमें तो पथरियां भरी होती हैं और पित्ता मोटा हो चुका होता है, सूज चुका होता है, या किसी और बीमारी में भी ये सिस्टम ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। तो इसके लिए ऑपरेशन से तो हमें कुछ लाभ ही होने की आवश्यकता होती है कि दर्द नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा, बुखार नहीं होगा और हाजमा कुछ ठीक ही होगा। परंतु फिर भी जो दिशा निर्देश ये हैं कि आप ऑपरेशन के बाद एक तो कुछ देर तक आप थोड़ा, चाहे दूरबीन से ऑपरेशन से बहुत अच्छा हो गया है कि लोग जल्दी चलने फिरने सकते हैं, काम पे जल्दी जा सकते हैं, फिर भी 2-3 दिन तो कम से कम आप आराम करिए घर में, और उसके बाद आप भारी काम ना करिए। कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अपने शरीर पर निर्भर करता है। और ये तो एक निर्देश हो गया आराम का। दूसरा, खाने पीने का जो निर्देश है, आप ज्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और जल्दी खाते हैं। जैसे हम कोई लोग दिन में 3 बार खाते हैं आमतौर पर, सुबह, दोपहर और शाम, और कई लोग दिन में 2 बार भी खाते हैं, सुबह और शाम, और बहुत कम लोग हैं जो दिन में 1 बार भी खाते हैं। तो अगर आप 3 बार खाते हैं तो इसको बढ़ा दीजिए। जैसे कि 3 बार खाने का मतलब कि सुबह अगर आपने नाश्ता लिया 7 बजे और दोपहर को खाना खाया आपने
तकरीबन 1-2 बजे, और रात को खाना खाया 8-9 बजे, तो उसकी जगह आप 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, 3-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। और खाने के अलावा जो है आप तली हुई चीज़ें या बाजार की चीज़ें जिसमें क्रीम हो, मक्खन हो, मलाई हो, या वो फ्राई चीज़ें हुई हों, उनको आप मत खाइए, हल्का खाना खाइए। हरी सब्जियां खा सकते हैं आप, सलाद भी चबा के खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है, आपने उन चीज़ों का ख्याल, अलग बीमारियों का ख्याल अलग रखना है कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो वो चीज़ों का आप परहेज रखेंगे। परंतु ये मेन बातें हैं, आराम करना और खाना ढंग से खाना। दर्द कोई ज़्यादा नहीं होती है, परंतु अगर आपको डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं वो आप जरूर टाइम पे लें। ये नहीं कि ले ली किस टाइम ले ली, आप टाइम पे वो दवाई ले लें। और अगर आपको समय पे डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, अगर पट्टी हुई है तो पट्टी टाइम पे आके करवाएं, और अगर टांका जो आता है या क्लिप लगे हुए हैं तो वो टाइम पे आप निकलवा लें। और अपने डॉक्टर के साथ मिलजुल के सहयोग से चलें। तो अब अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे को अपने जो पित्ते की अलग अलग तरह की पथरियां हैं वो दिखा के बता सकते हो कैसी होती हैं? तो मैंने इनके लिए रखी हैं हमारी पथरियां, परंतु एक तो ये होता है कि पथरी जो होती है उसको हम छूते नहीं हैं, क्योंकि इनमें कई बार कीटाणु होते हैं। तो इसके लिए मैं ये दस्ताने, ग्लव्स पहनता हूँ, जिनको पहन के मैं आपको दिखाता हूँ ये पथरियाँ मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत पथरियों के ऑपरेशन किए हैं पित्ते की। पहले मैं पटियाला मेडिकल कॉलेज में था, सर गंगाराम में था, और फिर मैं CMC हॉस्पिटल लुधियाना में था, DMC में था, और अपने अस्पताल में भी बहुत सारे पथरी को, कई जार मेरे पास पित्ते की पथरी के भरे हुए हैं। इसमें देखिए आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, छोटी बड़ी पथरियाँ हैं, जैसे ये निकालता हूँ तो ये जैसे इसमें आपको मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी पथरियाँ भी हो जाती हैं, ये टूट के निकली हुई है। और ऐसा रेते टाइप की छोटी छोटी पथरियाँ भी होती हैं, देखिए ये जैसे कि ये पथरी यहाँ पे थोड़ा मेरे को दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए छोटी पथरियाँ हैं, बड़ी पथरियाँ हैं, और इस तरह की गोल टाइप की पथरियाँ हैं काफ़ी, ये देखिए गोल टाइप की। और ये चपटी भी होती हैं, काले रंग की भी होती हैं, जैसे ये काले रंग की हैं। बेसिकली इसमें 2 तरह की पथरियाँ होती हैं, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का है पत्थर, इसको कोलेस्ट्रॉल सॉलिटेयर कहते हैं। सॉलिटेयर उसको कहते हैं जैसे किसी ने डाला हुआ हो, एक ही पत्थर ही रहा तो इस तरह ये देखिए कितनी चमकती हुई पथरी है, ये वाकई में सॉलिटेयर की तरह लगती है। तो इस तरह दूसरी बिलरुबिनेट सॉल्ट्स होते हैं, उससे काली काली पथरी बनती है। इस तरह ये पथरी रेता भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पथरी हो, कई बार हमको रेता भी होता है। अलग अलग तरह की पथरियाँ इसमें, जैसे छोटी बड़ी पथरियाँ इसमें मैं इसमें निकालूं तो ये लोग आमतौर पे बढ़ा बढ़ा के आते हैं। देखिए ये पथरी भी एक बड़ी पथरी निकली, ये पथरी भी एक बड़ी पथरी निकली, और ये भी बड़ी पथरियाँ। ये जब हम पथरियाँ डालते हैं तो ये असल में ये गुर्दे की पथरी है, ये इसकी पथरी नहीं है पित्ते की। गुर्दे की पथरियाँ कम पूरी निकलती हैं क्योंकि हम उनको तोड़ के निकालते हैं। तो ये कोई ऐसा कंडीशन है, तो ये पथरियाँ जो हैं आपको यहाँ नजर आएगी। धीरे धीरे मैं इसमें डालूंगा डिब्बे में, तो आपको देखिए छोटी हैं, बड़ी हैं। तो मेरा ख्याल में प्रश्न का उत्तर हो गया है, क्योंकि ये डब्बे तो मेरे पास बहुत हैं, ये डब्बा भी भर गया है। तो अलग अलग साइज की पथरियाँ देखिए, कितनी बड़ी पथरी है ये। तो इस तरह लोग आते रहते हैं पथरियाँ छोटी बड़ी देके। तो ये पथरी तो बहुत ही बड़ी है, और ये गुर्दे की पथरी है क्योंकि ये फेसेटेड है। और आजकल हम इनको ज़्यादातर तोड़ के, ये कोलेस्ट्रॉल की सॉलिटेयर है, और ये पथरियाँ मिक्स स्टोन्स इनको कहते हैं, तो ये मिक्स स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो ये भी देखिए जार भरे हुए हैं, कई तरह के जार भरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार पित्ते में से एक पथरी निकलती है, कई बार बहुत ज़्यादा पथरियाँ निकलती हैं, सैकड़ों पथरियाँ भी मैंने निकाली हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और अगले प्रश्न की तरफ जाता हूँ, क्योंकि समय भी जो है वो निकलता जा रहा है।
अब ये थोड़े क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करना इतना आसान में। पित्त की थैली का ऑपरेशन में कौन कौन से डॉक्टर होते हैं और इसमें किस तरह मरीज को दर्द कैसे नहीं होता। तो डॉक्टर होते हैं, इसमें कितने लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बड़ा प्रश्न है। तो इसमें देखिए, पित्त की थैली के ऑपरेशन में मेन तो डॉक्टर होते हैं जिसने ऑपरेशन करना है और एक जिसने बेहोशी देनी है। बाकी लोग उनके असिस्टेंट होते हैं जो कि डॉक्टर भी हो सकते हैं और नर्सिंग स्टाफ या ऑपरेशन थिएटर स्टाफ हो सकता है। तो वो ऑपरेशन थिएटर स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने पीछे से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और दवाइयाँ देनी है लगातार एनेस्थीसिया वालों को या सर्जरी वालों को जो चाहिए, एक स्क्रब असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट होते हैं या नर्स होती हैं जो हमें इंस्ट्रूमेंट देते रहते हैं। एक होते हैं जो कैमरा हैंडलिंग करते हैं, जो कैमरे को जहां हमने देखना है कैमरे को वहां ले जाते हैं। बस बेसिकली इसमें दर्द इसलिए नहीं होता कि ये ऑपरेशन में जैसे मैं करता हूं, हम तो पूरी बेहोशी देके करते हैं। दो तरीके होते हैं इसके, या तो पीठ में इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है, परंतु मैंने जो 60-70 हजार ऑपरेशन किए हैं उसमें सिर्फ 2-3 बार जिनकी हम सांस में ऑपरेशन पूरी बेहोशी, क्योंकि मुंह से देते हैं फेफड़ों से नहीं दे सकते थे, उन्हीं में टीका लगाया होगा पीछे। क्योंकि इससे पूरी बेहोशी देने से आदमी बेहोश हो जाता है और उसको दर्द का पता नहीं चलता, और उससे उसका सांस हमारे कंट्रोल में रहता है और ऑक्सीजन लेवल हमारे कंट्रोल में रहता है। इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूं कि पूरी बेहोशी दी जाए, और मेरे बेहोशी के डॉक्टर भी इसी चीज को प्रेफर करते हैं। पित्त की थैली के ऑपरेशन में आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस सेशन में शायद इसका ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा, फिर हम दूसरा सेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्रश्न बहुत हैं। अब मुश्किलें जो पित्त की पथरी में आती हैं ऑपरेशन में, तो वो ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता। एक मरीज सोचता है सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन में एक तो पेशेंट को हमने बेहोशी देनी है, तो बेहोशी में भी मुश्किलें आ सकती होती हैं, जिनको कोशिश हम करते हैं कि हम पहले ही मरीज के पूरे टेस्ट कर लें, उसकी चेकअप कर लें, उसके फेफड़े के बारे में, गले के बारे में, खून के बारे में, उसके जिगर के बारे में, गुर्दे के बारे में, तो हृदय के बारे में। तो वो सब कुछ अगर कोई नुक्स है तो पहले उसको ठीक कर लें। तो मुश्किलों को जो आती हैं उनको पहले ही सोचना, विचारना, तो ये चीज के लिए तैयार रहना कि अगर कोई मुश्किल फिर भी आ जाए तो उसके लिए आपको तैयार रहना। अब ऐसी मुश्किलें क्या होती हैं, उसके लिए हमको सबसे जरूरी चीज है कि हम मुश्किलों को कोशिश करें कि ना आए। उसके लिए आपको बहुत ध्यान से, धीरे धीरे, ये मानते हुए कि ये मरीज है जिसको हमने ठीक करना है, जैसा कि हम मान के चलते हैं घर भेजना है, इसके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, ये हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और अपने परिवार का महत्वपूर्ण, हमारे देश का, दुनिया का महत्वपूर्ण सदस्य है, इसको हमने ठीक करके भेजना है। तो उससे हम बहुत आराम से, धीरे धीरे, सोच समझ के अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके ऑपरेशन करते हैं, जल्दबाजी में नहीं किया जाता ये ऑपरेशन। उसमें जो दूसरी चीज होती है स्टरलाइजेशन, यानी कि सारे ऑपरेशन थिएटर में और उसके जो औजार होते हैं वो सारे हम प्रॉपरली स्टरलाइज करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन और ना अंदर ऐड हो जाए। तीसरी बात ये होती है कि जब हम बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो रास्ता बनाने के लिए जैसे ये पेट है, तो हम पेट में ऐसे जैसे एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने अंदर जाना है उसके पेट के, उसके लिए हमें छोटी सी मोरी बना के एक रास्ता ट्यूब डालनी। तो उसको डालने के लिए हमें ध्यान से डालना होता है, किसी चीज को ये नुकसान ना करे। तो भगवान की दया से मेरे कभी किसी को नुकसान नहीं किया, क्योंकि मैं धीरे धीरे ध्यान से उसको बनाता हूँ। उसके बाद जो हमने देखना होता है कि पित्ता जो है उसके अलावा कोई और तो नहीं चीज पेट में कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है पेट में कोई और प्रॉब्लम है, या जैसे पित्ते के पास खून की बहुत सारी नाड़ियां हैं, या पित्ता बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, या पित्ते के पास ही आपको को पता चल जाता है रसोली है, कैंसर की रसोली है, तो आप ऑपरेशन को बंद करके बाहर आ सकते हैं।
आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेशन आपका ठीक हो जाएगा, तब आप प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद जो अगली मुश्किल आती है वो कई बार होता है कि पित्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिपका होता है। तो आपको देखना होता है कि ये पित्ता चिपका हुआ है, ये अलग अलग हो सकता है। ज़्यादातर अलग हो जाता है, 100 में से 99%, क्या 1000 में से 999%। परंतु अगर आपको लगता है कि गांठ बनी हुई है बहुत मजबूती से, तो आप फिर ऑपरेशन को छोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये होती है, एक और बात होती है कि जो पित्ते में आपको पित्ते को अलग करना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा बहुत तो सोज होती है, जुड़ा होता है नेचुरली जिगर से, और खून की नाड़ी होती है उसके ऊपर, पित्त की नाली के साथ जुड़ा होता है। तो आपने वो सब चीजें बिल्कुल क्लियर करनी होती है। कई बार जो पित्ता होता है वो बिल्कुल ही पित्त की नलकी के ऊपर, उसकी डंडी, जैसे ये पित्ता है ये नलकी है, और डंडी नहीं होती, वो बीच में जुड़ा होता है उसके, और ज्यादा जुड़ा है, या उसके बीच में आंतरी और जुड़ी होती, जिसके बीच में से उसके पित्त और उसके बीच में एक रास्ता बना होता है। तो वो रास्ते जो होते हैं, इन चीजों को हमें पहचानना होता है। इन सब को ऑपरेशन को हम लंबा हो जाता है, ऐसी चीजें आए कि पित्त के साथ उसकी और आंतरियां जुड़ी हुई हैं, छोटी आंतरी या बड़ी आंतरी या मैदा, जिसके साथ उसका रास्ता बना हुआ है, या जिसको हम मिर्जी सिंड्रोम कहते हैं कि पित्ता जो है वो पित्त की नलकी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी अलग से एक और रास्ता बना हुआ है। तो इन चीजों को हमें ख्याल करना होता है। दूसरा ये चीज ख्याल करनी होती है कि हमने जो किसी और चीज को नुकसान ना करें, क्योंकि हम जो कॉटरी या लेजर या जो भी चीज यूज करते हैं अलग अलग करने को, तो उसमें हमें देखना है भी किसी और चीज को डैमेज ना करे, उसका केयर करनी होती है। और फिर जो है, जो पित्ते की पथरियां और पित्ते को हमने बाहर निकालना है, और देखना है कि जहां से हमने निकाला है, अगर आपको सुई भी चुभती है तो खून निकलता है, तो खून निकलेगा, परंतु हमने देखना है कि कोई खून जो है वो सारा, हमारे पास सिस्टम होता है, कॉटरी होती है, हम उसको बंद करते हैं और चेक करते हैं। और पित्ते में सोज होती है, कई बार पस भी होती है, उसको सारी को हम एक चीज से जो खींचती है बाहर को, सक्शन मशीन कहती है, बाहर खींचते हैं। और अगर वो पस थोड़ी अगर उसकी इधर उधर गई है तो उसको हम पानी टाइप में, जिसमें नमक होता है, स्टेराइल सेलाइन बोलते हैं, वो अंदर डाल के उसको वॉश करके फिर कर लेते हैं बाहर। और बाद में हम उसकी, जब सारा पित्ता निकल जाता है, सब चीजें ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से चेक करते हैं सब कुछ, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, खून तो नहीं बह रहा, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो अंदर हमने पथरी या कोई नहीं निकली, उसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद उसकी गैस को पूरी तरह निकाला जाता है। थोड़ी सी भी गैस रह जाए तो वो यहाँ से पेट में प्रेशर डालती है, जिससे कई बार कंधों में दर्द होता है। तो इस तरह मुश्किलें तो हर काम में आती ही हैं, और उसको आपका जो तजर्बा होता है, अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, और आपकी जो टीम होती है, वो सारे लोग जागरूक होके, एक टीम वर्क होके जागरूक रहते हैं और हर तरफ से उसको देखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही मरीज आता है उसको प्रॉपरली पूछा जाता है, और मरीज भी सारी बीमारियां अपनी बता दे। अगर मरीज को शुगर है, दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, एड्स है, पीलिया है, हेपेटाइटिस सी है, कोई भी बीमारी है, और उसको खांसी बुखार है, वो कितना सिगरेट पीता है, कितना शराब पीता है या नहीं पीता, वो सारी सच्ची सच्ची हिस्ट्री दे। इसके बाद में सारा वो कोऑपरेट करे कि प्रॉपर टेस्ट किए जाएं उसके, कि उसको हम टेस्टों से ये भी पता चले कि वो ठीक है। अगर कोई नुक्स है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं ऑपरेशन से पहले, तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना, वेल प्रिपेयर्ड हाफ डन, अंग्रेजी में कहते हैं भी आप अच्छी तैयारी कर लो तो आधा काम तो वही हो गया। तो फिर भी जो प्रॉब्लम्स कभी आती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे सारे, ताकि हम इन चीज़ों को, दवाइयाँ होती हैं इमरजेंसी की, हम मैनेज कर सकें, जो कि रेयरली आती हैं पर आमतौर पे मैनेज हो सकती हैं। और अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑपरेशन से पहले पता चल जाए। तो प्रश्न तो और भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपसे इसके बारे में अगली बार बात करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए लाइक बटन और शेयर कीजिए, और इससे मैं उत्साहित हूँगा और आपके साथ बातचीत करता रहूँगा, जिससे आप लाभ प्राप्त कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।